सेकेंड यूनिट का नाम है कंडीशंस एंड वारंटीज। फर्स्ट चैप्टर का नेम था फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे बनता कैसे है, तो हमने सारे बेसिक चीजें वहां पे पढ़ी। अब हम लोगों का पूरा फोकस होगा सिर्फ कंडीशन और वारंटी वर्ड पे। तो सबसे पहले समझते हैं इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या है। ठीक है, पहले एक एग्जांपल सुनो, उसके बाद हम नोट बनाएंगे और फिर बुक से रीड करेंगे। बच्चे, कोई भी पर्सन किसी को कुछ गुड्स परचेज करने जा रहा है या सेल कर रहा है, तो वो अपनी गुड्स को सेल करने के लिए उसके बहुत सारे फीचर्स बताता है। तो कोई भी पर्सन अपनी गुड्स को सेल करने के लिए जो फीचर्स बताता है उसे हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट या फिर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, लेट्स से मैं ये एक नया लैपटॉप परचेज करने गई। मैं एचपी के एक शोरूम पे गई और मैंने उन्हें बोला कि मुझे एक लैपटॉप चाहिए। तो उन्होंने मुझे बहुत सारे लैपटॉप्स दिखाए और लैपटॉप्स के बहुत सारे फीचर्स बताए। लेट्स से उन्होंने मुझे बोला कि इसकी रैम कितनी है, इसकी प्रोसेसिंग कितनी फास्ट है, इसमें कितनी मेमोरी है, इसे आप प्रोजेक्टर से कनेक्ट कर सकते हो, इसमें टच का ऑप्शन है, 360 डिग्री रोटेट करने का ऑप्शन है, ऐसे बड़े सारे फीचर्स बताए। तो जो भी बातें सेलर बायर को बोल रहा है वो सारी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट या फिर रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशंस में से कुछ बातों से मैं कन्विंस हो गई कि मुझे ये वाला मॉडल परचेज करना है। उन्होंने मुझे बहुत सारे मॉडल्स के बहुत सारे फीचर्स बताए। मैंने अल्टीमेटली पसंद किया एक मॉडल और मुझे लगा कि यार ये मुझे परचेज करना है। तो जिन बातों से जो बायर है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है कि हाँ भाई मुझे गुड्स खरीदनी है, उन चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिपुलेशन। तो लेट से उन्होंने बोला 360 डिग्री रोटेट हो जाता है, टच का ऑप्शन है, प्रोजेक्टर के साथ कनेक्ट हो जाता है एंड इसकी प्रोसेसिंग बहुत फास्ट है। मुझे ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट लगी, इसकी वजह से मैंने ये वाला लैपटॉप लिया, नहीं तो मैं शायद कोई और लेती। तो ये जो पॉइंट से मैं कन्विंस हुई हूँ कि मुझे अल्टीमेटली ये गुड्स खरीदनी है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्टिपुलेशन। इन स्टिपुलेशंस में से कुछ स्टिपुलेशंस इतनी जरूरी हैं कि उनके बिना कॉन्ट्रैक्ट करने का फायदा ही नहीं। दे आर असेंशियल टू मेन पर्पस। कुछ चीजें इतनी जरूरी हैं कि उनके बिना कॉन्ट्रैक्ट करने का फायदा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे क्लास ये लैपटॉप को यूज करना था क्लासेस कनेक्ट करने के लिए, अगर इसमें टच का फीचर ना होता मुझे फायदा ही नहीं है लैपटॉप खरीदने का, उसका पर्पज ही नहीं पूरा हुआ। मुझे ऐसा लैपटॉप चाहिए जिसमें मैं मल्टीपल एप्स को यूज कर सकूं, मुझे टेली भी इंस्टॉल करनी है, मुझे जूम भी इंस्टॉल करना है, अपनी ऐप भी इंस्टॉल करनी है जिसपे क्लासेस अपलोड हो, तो मुझे प्रोसेसिंग भी फास्ट चाहिए। तो कुछ चीजें इतनी जरूरी हैं कि उसके बिना कॉन्ट्रैक्ट करने का फायदा ही नहीं। ऐसी चीजों को हम लोग बोलते हैं कंडीशन, जिसके बिना कॉन्ट्रैक्ट करने का फायदा ही नहीं है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि कोलेट्रल टू मेन पर्पस है, ये भी जरूरी तो है बट ये सेकेंडरी इंपॉर्टेंस रखती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर 360 डिग्री रोटेटेबल है, हाँ मुझे ज्यादा इजी हो जाता है पढ़ाना, नहीं तो मुझे एक्स्ट्रा राइटिंग पैड यूज करना पड़ता। ये प्रोजेक्टर के साथ कनेक्ट हो जाता है तो मुझे इजी है, अगर कभी इंटरनेट नहीं चल रहा तो मेरे पास एक और फीचर है कि मैं कनेक्ट करके भी पढ़ा सकती हूँ। तो ये सारी चीजें क्या है, सेकेंडरी रोल प्ले करती हैं। ऐसी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, मैं सब कुछ दोबारा रिपीट करती हूँ। लेट्स से आप सीए करना चाहते हो, आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ढूंढने हैं। तो जिस भी इंस्टीट्यूट में आप जाओगे वो पर्सन अपनी चीज को सेल करने के लिए, लेट्स अज्यूम वो आपको कोई गुड्स सेल कर रहा है, वो अपनी चीज को सेल करने के लिए बहुत सारे फीचर्स बोलेगा। वो जो भी बातें बोल रहा है वो क्या है, स्टेटमेंट्स, रिप्रेजेंटेशंस। आपको उनमें से कुछ चार पांच बातें बहुत इंपॉर्टेंट लगेंगी, जैसे कि शायद आपको ऐसा लगा ये मेरे स्कूल या कॉलेज के पास है, आपको ऐसा लगा कि यार ये ऑफलाइन क्लासेस दे रहे हैं और साथ में हमें बुक्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये मेरे लिए फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपने सिर्फ इन तीन बातों से कन्विंस हुए। तो जिन स्टेटमेंट्स ने बायर को कन्विंस किया, इन्फ्लुएंस किया कि हाँ मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, वो सारी चीजें क्या है, स्टिपुलेशंस। अब सारी स्टिपुलेशंस इक्वल इंपॉर्टेंस की नहीं होती, कुछ स्टिपुलेशंस इतनी जरूरी होती हैं कि उसके बिना कॉन्ट्रैक्ट करने का फायदा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मे बी आपको बुक्स अच्छी क्वालिटी की मिले, ऑफलाइन क्लासेस हो, ये शायद कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ये चीज क्या बन गई, कंडीशन, असेंशियल टू मेन पर्पस, इसके बिना तो कॉन्ट्रैक्ट करने का फायदा ही नहीं। मान लो इंस्टीट्यूट थोड़ी दूर भी शिफ्ट हो जाए, हाँ आपको प्रॉब्लम आएगी बट उतनी बड़ी बात थोड़ी है, ये आपके लिए जरूरी तो था बट सेकेंडरी इंपॉर्टेंस रखता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वारंटी।
अब अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन हो जाए, मैं आपको बोलूं यार मैं तो ऑफलाइन क्लासेस दे ही नहीं सकती, आज से तो मैं सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ा सकती, तो अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन हो गई तो बायर क्या करेगा? रेसिंड द कॉन्ट्रैक्ट। रेसिंड मतलब कैंसिल, बोलेगा इसका फायदा ही नहीं, मेरा तो मेन पर्पज ही ये था कॉन्ट्रैक्ट करने का, अगर मेरा मेन पर्पज ही नहीं सॉल्व हो रहा तो कॉन्ट्रैक्ट करने का क्या फायदा? वो बोलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दो, कैंसिल। बट अगर ब्रीच ऑफ वारंटी हो जाए, कोलेटरल इंपॉर्टेंस वाली चीज है, और वो सेलर बोले मैं ये नहीं दे सकता, नेट से मुझे बाद में सेलर बोले कि ये जो लैपटॉप है इसकी प्रोसेसिंग थोड़ी स्लो है, आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उसके लिए इसके साथ एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगानी पड़ेगी, फिर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। मैं कहूंगी ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करते, सिर्फ आप मुझे क्या पे कर दो, जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस है वो आप पे कर। मेक सेंस? याद रहेगा सबको? लेट्स रिपीट इट फॉर द लास्ट टाइम एंड मेक अ नोट ऑफ इट। चैप्टर का नेम है कंडीशंस एंड वारंटीज। सबसे पहले features mentioned by seller to make a sale। सबसे पहले सेलर ने क्या किया, अपनी गुड्स को सेल करने के लिए गुड्स के कुछ फीचर्स बताए। जो भी बातें सेलर ने बोली उसे हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट्स, या फिर इसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेशंस। Such representations which influence the buyer to enter into a contract of sale। ऐसी representations जिन्होंने बायर को इन्फ्लुएंस किया कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आर नोन एज स्टिपुलेशंस। स्टिपुलेशंस दो टाइप्स की, दो तरह की होती हैं। एक होती है कंडीशंस, एक होती है वारंटी। जो कंडीशंस होती हैं these are essential to main purpose of contract। मेन पर्पस को अंडरलाइन करेंगे, ये मेन पर्पस के लिए असेंशियल थी, यही मेन कारण था जिसकी वजह से हमने ये कॉन्ट्रैक्ट किया, नहीं तो हम कोई और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्या? जो वारंटीज होती हैं दे आर कोलेट्रल टू मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कंडीशन gives right to buyer to rescind the contract। अगर कंडीशन का ब्रीच होगा तो बायर के पास क्या राइट होगा, वो क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल ही कर सकता है। ठीक है, रेसिंड द कॉन्ट्रैक्ट, रेसिंड वर्ड का मतलब होता है कैंसिल करना। बट अगर ब्रीच ऑफ वारंटी होगी तो बायर के पास सिर्फ किस चीज का राइट होगा, टू क्लेम डैमेजेस, ही कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। क्या मैं वारंटी को कंडीशन में कन्वर्ट कर सकती हूँ? खुद ही सोचो, क्या बायर अपनी मर्जी से वारंटी को कंडीशन में कन्वर्ट कर सकता है? बायर में मुझे वारंटी में मुझे ज्यादा राइट्स मिलते हैं कि कंडीशन में? कंडीशन में ज्यादा राइट्स मिलते हैं ना, तो क्या हम वारंटी को अपनी मर्जी से अपने राइट बढ़ा सकते हैं? हम वारंटी को कंडीशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्या हम कंडीशन को वारंटी में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, कंडीशन को वारंटी में कन्वर्ट कर सकते हो। मेरे पास ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का,
मैंने कहा कोई बात नहीं, डैमेजेस दे दो। ऐसा हम कितनी बार करते हैं ना रियल लाइफ में, कि हम नहीं, हम कहते हैं क्यों छोटी सी बात पर लड़ाई डालना, या चलो कॉम्प्रोमाइज कर लो, ठीक है, वेव कर देते हैं हम अपने राइट को। तो हमारे पास राइट है, हम अपने कंडीशन को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, वारंटी की तरह, बट नॉट वाइस वर्सा। सो कंडीशन मे बी ट्रीटेड एज वारंटी, बट वारंटी कांट बी ट्रीटेड एज कंडीशन। आपको याद हो गया है, सेक्शन 9-10 भी याद हो गया, कंडीशन का मतलब भी, वारंटी का मतलब भी। अब 4 बार बता दिया, अगर अभी भी नहीं याद हुआ फिर क्या करें, हो जाना चाहिए हर्ष को तो याद। आगे देखो, कंडीशंस किस किस टाइप की होती हैं। कंडीशंस एक होती हैं एक्सप्रेस कंडीशंस, एक होती हैं इम्प्लाइड कंडीशंस। एक्सप्रेस कंडीशंस का मतलब क्या है, पार्टीज ने बाय वर्ड्स डिस्कस किया कि क्या कंडीशन है। एक्सप्रेस मतलब के पार्टीज आपस में अग्री कर रही हैं, अग्रीड बिटवीन द पार्टीज। जब मैं लैपटॉप लेने गई, मैंने उन्हें बताया कि मुझे क्लासेस कनेक्ट करने के लिए चाहिए, ये 4 चीजें मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मुझे सेलर ने श्योरिटी दी कि मैम हम आपको लैपटॉप ओपन करके नहीं दिखा सकते, पर ये देखो इसके ब्रोशर में लिखा हुआ है, आपको इसमें ये सारे फीचर्स मिलेंगे। दीज आर एक्सप्रेस कंडीशंस। पार्टीज ने आपस में अग्री की है, पार्टीज जो मर्जी अग्री कर सकती है, कोई भी चीज को आप कंडीशन बना सकते हो। एक होती है इम्प्लाइड कंडीशंस। इम्प्लाइड कंडीशंस क्या होती हैं, विच हैव बीन इम्पोज्ड बाय लॉ, जो कि लॉ ने कॉन्ट्रैक्ट में लगा दी। ये अपने आप ही एज्यूम्ड है कि हर कॉन्ट्रैक्ट में एप्लीकेबल। क्या, अब आपको समझ आएगा कि ये चैप्टर बना के, तो एक्चुअली जो बायर है उसने थोड़ी सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा हुआ है। बायर तो कोई इलिटरेट पर्सन भी हो सकता है, कोई साइंस स्टूडेंट भी हो सकता है, या फिर नॉन सिंसियर कॉमर्स स्टूडेंट भी हो सकता है, उसने ना पढ़ा हो ढंग से। तो बायर कैसे किसी को जाके बताएगा भाई ये कंडीशंस हैं। हम बायर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो लॉ ने बोला, गवर्नमेंट ने बोला, मैं कुछ रूल बना रहा हूं, ये सब अपने आप पे ही अप्लाई हो जाए, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, जो कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में एप्लीकेबल है, ये कंडीशंस अपने आप ही अप्लाई होंगी। तो ये पूरा एक्ट ही एक्चुअली किस चीज के लिए बना है, बायर की प्रोटेक्शन के लिए। कहते बायर भोला भाला पर्सन है, उसे लॉ के बारे में नहीं है नॉलेज, ना ही हम कॉमन मैन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप ये एज्यूम करके चलोगे, सेलर की ड्यूटी है, और हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि हर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में इंप्लाइड कंडीशंस एग्जिस्ट करते, ठीक है। ये इंप्लाइड कंडीशंस क्या है, देर आर 7 इंप्लाइड कंडीशंस, ये हमें सारी याद करनी है। टोटल इस चैप्टर में 12 रूल्स हैं, और गारंटेड है कि इसमें से 6 मार्क्स की केस स्टडी आएगी ही आएगी। कोई क्वेश्चन पेपर बनी, जैसे अब आपको मैं बोलूं कि टाइप्स ऑफ कंपनीज के बिना क्वेश्चन पेपर बन गया, नहीं पॉसिबल। वैसे ही ऐसे नहीं पॉसिबल के पेपर में कोई इंप्लाइड कंडीशन का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, देयर विल बी अ केस स्टडी ऑन दिस, ठीक है। तो 7 इंप्लाइड कंडीशंस क्या क्या है। पहली इंप्लाइड कंडीशन है कंडीशन एज टू टाइटल। मैं आर्यन से उसका बैग परचेज करने गई, मैंने उससे पूछा क्या प्राइस है, उसका बैग परचेज कर लिया। 2 दिनों बाद पता चला वो चोरी का बैग। कहता मैम आपने कौन सा कहा था कि चोरी का सेल नहीं करना, मैं तो सामान ही चोरी का सेल करता। तो मैं उसे बोलूंगी कि हम तो क्या एज्यूम करके चल रहे हैं कि क्या है, कंडीशन एज टू टाइटल, कि जो भी पर्सन गुड्स को सेल कर रहा है उसके पास राइट है सेल करने का। इन ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सेल वी कैन एज्यूम दैट देयर इज अ कंडीशन ऑफ टाइटल, कि जो पर्सन गुड्स को सेल कर रहा है उसके पास राइट है उसे सेल करने का। टाइटल का मतलब क्या है,
राइट ऑफ सेल। तो अगर हम कुछ भी खरीदने जा रहे हैं, हमें किसी को पूछने की जरूरत थोड़ी है कि पहले इसके पेपर चेक कराओ, तुम जेन्युइन ओनर भी हो या फ्रॉड कर रहे हो हमारे साथ। हम हमेशा एज्यूम करके चलते हैं कि इसके पास ओनरशिप है, राइट। कंडीशन एज टू सैंपल। कंडीशन एज टू सैंपल, सैंपल का मतलब क्या है कि जो चीज मुझे दिखाई गई थी, जो फाइनल गुड्स आएंगे बिल्कुल उसके जैसे आए। लेट्स अज्यूम मैं मैं 100 लाइट्स परचेज करने गई हूँ, मुझे अपने ऑफिस की कंस्ट्रक्शन के टाइम लाइट्स परचेज करनी थी। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि क्लासेस में लाइटिंग अच्छी हो, क्योंकि बाहर से कोई भी लाइटिंग नहीं है तो अदरवाइज क्लासेस प्रॉपरली नहीं हो पाएंगी। तो मैंने उन्हें बोला कि आप एक लाइट ऑन करके दिखाओ, मैं देखूंगी कितनी वोल्टेज मेमोरी, कितनी वोल्टेज है इसकी और कितना इसका इम्पैक्ट है। मैंने एक लाइट पसंद कर ली कि हाँ ये मुझे सूटेबल लगती है। अब मैंने इस सैंपल के बेसिस पे 100 लाइट्स का ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो मैं क्या एज्यूम करके चलूंगी कि जो बाकी के 100 आएंगे वो बिल्कुल सेम। ऐसा नहीं है कि उसकी शेप डिफरेंट है, उसका फोकस कहीं और पे जा रहा है, मैंने जिस रिक्वायरमेंट के साथ परचेज की है वो रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। तो जब आप सैंपल के बेसिस पे परचेज कर रहे हो, तो अपने आप ही ये कंडीशन लग रही है, आपको बोलने की जरूरत नहीं, इट हैज बीन इम्पोज्ड बाय लॉ। लॉ ने आपकी प्रोटेक्शन के लिए अपने आप ही रूल बना रखा है। क्या रूल बना रखा है? दैट बल्ब विल कॉरेस्पॉन्ड विद द सेल। कि जो गुड्स का बल्क है वो सैंपल के साथ कॉरेस्पॉन्ड करेगा, मैच करेगा। सेकेंड। ठीक है। प्लस अपॉर्चुनिटी टू कंपेयर, इसके साथ एक छोटा सा पॉइंट और लिखेंगे, अपॉर्चुनिटी टू कंपेयर। जब मुझे फाइनल गुड्स रिसीव होंगी, मेरे पास अपॉर्चुनिटी होगी कि मैं गुड्स को कंपेयर कर सकती हूँ। ऐसा नहीं कि जब फाइनल ऑर्डर आया उन्होंने बोला कि हम तो ट्रक से सिर्फ लोड करने अनलोड करने आए हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपको सारे पैक्स ओपन करके दिखाएं, चेक करवाएं। मेरे पास हमेशा अपॉर्चुनिटी होगी उसे रिव्यू करने की कि जो गुड्स हैं वो मेरे ऑर्डर के साथ, ऑर्डर के रिक्वायरमेंट के साथ मैच करती भी है। समझ आ रहे हैं ना सारे पॉइंट्स? टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कंडीशंस। तो सबसे पहले तो कंडीशन होती क्या है? कंडीशन इज समथिंग विच इज असेंशियल टू मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस मैंने कॉन्ट्रैक्ट इस वजह से किया, अगर ये फीचर ना एग्जिस्ट करे कॉन्ट्रैक्ट करने का फायदा ही नहीं है। तो हम कंडीशन को एक्सप्लेन कैसे करेंगे? सच स्टिपुलेशंस which are essential to main purpose of contract. In case of breach of condition, the buyer has a right to rescind the contract, but the buyer also has an option. He can treat the condition as a warranty. Now the seller and buyer can agree any kind of conditions. These are called as express conditions. Parties आपस में कोई भी condition decide कर सकती हैं. For protection of buyer, the Sale of Goods Act has imposed certain obligations or certain conditions on the seller. तो जो चीजें इम्पोज की गई हैं, एज्यूम्ड है कि हर कॉन्ट्रैक्ट में अप्लाई होंगी, सच कंडीशंस आर कॉल्ड एज इम्प्लाइड कंडीशंस। पहली इम्प्लाइड कंडीशन है राइट कंडीशन एज टू टाइटल। इट मींस दैट द सेलर हैज द राइट टू सेल द गुड्स, वो सही टाइटल सेल कर रहा है। सेकेंड, कंडीशन एज टू सैंपल। सैंपल, इससे मतलब क्या निकला कि जो बल्क ऑर्डर है वो सैंपल के साथ मैच करेगा और मेरे पास अपॉर्चुनिटी होगी उसे रिव्यू करने की कि ये मेरे रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा। थर्ड, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन। कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन। अब
कई बार जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे किया जाता है। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है एनीथिंग विच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द गुड्स। कोई भी ऐसी चीज जिससे गुड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं राइस परचेज करने गई, मुझे मेरे मदर ने बोला बासमती राइस परचेज करके आना। ठीक है, तो एक स्पेशल क्वालिटी ऑफ राइस को आइडेंटिफाई किया जाता है, ये बासमती राइस है। ठीक है, ऐसे ही लेट से मैं कोई क्लोथ्स परचेज करने गई और मुझे बोला गया कि बनारसी सिल्क की साड़ी लेनी, तो बनारसी सिल्क इज डिस्क्रिप्शन। ठीक है, कि इस कैटेगरी की चीज मुझे चाहिए, राइट? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्शन। जब भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे होगा, हम लोग क्या एज्यूम करके चलेंगे कि जो गुड्स है वो किस चीज के साथ मैच करेंगी? डिस्क्रिप्शन के साथ। दैट फाइनल गुड्स विल कोरस्पॉन्ड विद डिस्क्रिप्शन। गुड्स डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करने चाहिए। सैंपल और डिस्क्रिप्शन में डिफरेंस क्या बताती है? वेदर द पर्सन हैज, जहां पे मैंने स्टार मार्क किया, आप भी साथ ही ऐसा करोगे। इंस्पेक्टेड देम और नॉट। सैंपल और डिस्क्रिप्शन में डिफरेंस क्या है बच्चे? सैंपल हम लोग देख रहे हैं, मुझे 10 स्लाइड्स दिखाई गई, उसमें से मैंने एक लाइट चूज कर ली। डिस्क्रिप्शन में हम कोई चीज देख नहीं रहे हैं। वो फॉर एग्जाम्पल अल्फोंसो मैंगो, तो मैं कहीं पे मैं जाके बोल सकती हूँ मुझे अल्फोंसो मैंगो परचेज करना है। द होल मार्केट अंडरस्टैंड्स अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ मैंगो एज अल्फोंसो मैंगो। ठीक है, दिस इज डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे हम उसका फीचर के लिए कोई वर्ड यूज कर रहे हो, उससे गुड्स को आइडेंटिफाई कर रहे हो। तो जब हम सैंपल के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, हम एज्यूम करके चलेंगे कि जो फाइनल गुड्स आएगा, बल्क आएगा, तो सैंपल के साथ मैच करेगा। जब हम डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे करेंगे तो हम क्या करेंगे? एज्यूम करके चलेंगे कि जो गुड्स होंगी वो किसके साथ मैच करेंगी? डिस्क्रिप्शन के साथ, चाहे मैंने गुड्स की इंस्पेक्शन की है चाहे नहीं। ठीक है, जैसे कि मेरे मदर ने मुझे बोला बासमती राइस लेने जाओ, मैं शॉपकीपर के पास गई, मैंने बोला बासमती राइस दे दो। उन्होंने बोला मैम ये पड़े हैं, आप चेक कर लो। मैंने कहा पैक कर दो। जब मैं घर गई तो मुझे डांट पड़ गई कि तुझे कुछ नहीं पता, तो सीए है, ये कोई बासमती राइस है? ये सीए का काम है पता करना। मुझे तो मैंने शॉपकीपर को बोला कि आपने तो ये गलत चीज दे दी है, तो बासमती राइस है ही नहीं। कहता मैम आपने खुद तो चेक की थी। तो क्या इस केस में वो मुझे बोल सकता है आपने चेक की थी? नहीं। कहते बायर ने चेक किए या नहीं कि फर्क ही नहीं पड़ता। अगर वो बासमती गुड्स हैं तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, अगर वो नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड। तो अगर गुड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है एक स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन के साथ, जो गुड्स है उसके साथ मैच करनी चाहिए। क्लियर है सबको? पक्का अच्छे से समझ आएगा? फोर्थ, सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन। तो अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सैंपल भी है डिस्क्रिप्शन भी, लेट्स से मैं क्लोथ्स परचेज करने गई, मैंने उन्हें बोला कि मुझे बनारसी सिल्क साड़ी चाहिए। उन्होंने मुझे काफी सारी साड़ीज दिखाई, मैंने एक परचेज की और मैंने बोला मुझे इसके जैसी 5 साड़ीज चाहिए। अब वो 5 साड़ीज ऐसा नहीं है कि सिर्फ सैंपल के साथ मैच करेंगी, वो सैंपल के साथ भी मैच करनी चाहिए। और मैंने बोला था बनारसी सिल्क होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि वो कॉटन की साड़ी हो। ठीक है, तो अगर आपका ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सैंपल भी है डिस्क्रिप्शन भी है, तो जो फाइनल गुड्स हैं वो दोनों कंडीशंस को पूरा करेंगी। सेलर को आपके बेसिकली सब में क्या हो रहा है, सेलर फ्रॉड नहीं कर सकता। सेलर की ड्यूटी है कि बायर के साथ फ्रॉड नहीं करना है। कुछ बेसिक रूल्स हैं, आपको हर कॉन्ट्रैक्ट में अपने आप ही अप्लाई हो रहे हैं, बायर आके बताएगा। क्लियर है सबको जी? क्या नेक्स्ट है? कंडीशन एज टू होलसमनेस। होलसमनेस का मतलब क्या होता है? एडिबल। तो लिख लो इसके ब्रैकेट में एडिबल। अर्श अपना बर्थडे केक लेने गई, तो इसने बोला डिस्काउंट दे दो। उन्होंने एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स दे दी, तो क्या वो बोल सकते हैं कि ये तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, आपने डिस्काउंट मांगा था, डिस्काउंट में तो ऐसा ही केक मिलेगा? ऑब्वियसली अगर कोई भी खाने वाली आइटम है वो क्या होनी चाहिए?
होलसम होनी चाहिए, इट शुड बी एडिबल। कंडीशन एज टू क्वालिटी, तो जो भी फूड आइटम्स हैं उसमें हम लोग वर्ड यूज करेंगे होलसमनेस, एंड अदर आइटम्स के लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे क्वालिटी, मतलब दोनों का सेम है। ठीक है, क्वालिटी का कोई फिक्स मीनिंग नहीं है, क्वालिटी डिपेंड करता है पार्टीज के ऊपर, उनके कंडक्ट के ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के ऊपर कि वो किस टाइप की क्वालिटी चाहते हैं। तो हम हर कॉन्ट्रैक्ट में एज्यूम कर सकते हैं कि जिस क्वालिटी के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है हमें अल्टीमेटली वो क्वालिटी डिलीवर होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आईफोन परचेज करने जा रही हूँ तो मेरा एक एक्सपेक्टेशन है कि उससे मुझे इस टाइप की क्वालिटी की सर्विसेज मिलेंगी, तो आई एक्सपेक्ट कि वो चीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बार बार हैंग हो रहा है, ऐसा नहीं है कि उसका कैमरा अच्छा काम नहीं कर रहा है। सो हम हर पेरिशेबल आइटम में, फूड आइटम्स में ये एज्यूम करके चलेंगे जो गुड्स हैं वो होलसम है, दे आर गुड टू ईट, एंड जो नॉन पेरिशेबल आइटम्स है, अदर आइटम में हम यूज करके चलेंगे कि उसमें एक बेसिक क्वालिटी जो उससे इन्फर होती है वो एग्जिस्ट कर। कोई भी कंफ्यूजन डाउट? लास्ट पॉइंट है हमारे पास कंडीशन एज टू, सेवन पॉइंट क्या है? मर्चेंटेबिलिटी। तो लास्ट इज कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, कि गुड्स को सेल किया जा सकता है। ये बी टू बी कॉन्ट्रैक्ट्स में अप्लाई होता है। मर्चेंटेबल का मतलब क्या होता है? बिजनेस, मर्सेंटाइल एजेंट हमने वर्ड पढ़ा था ना, कि गुड्स ऐसी नहीं है कि उनको सेल नहीं किया जा सकता, कि गुड्स की एक वैलिड मार्केट एग्जिस्ट करती है और उनको सेल किया जा सकता है। अभी मैंने सिर्फ इसका बेसिक ही बताया है, जब मैंने बोल ही दिया कि पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट आएगा ही आएगा। जैसे डॉक्ट्रिन हमें पता ही है, कंपनीज एक्ट में से एक डॉक्ट्रिन आना ही आना है, तो इसे भी हम अभी बहुत अच्छे से करेंगे। आज वाली क्लास में मैंने क्या कुछ बताया है? पहले तो मैंने ये टॉपिक अभी हमारा पेंडिंग है, स्टिपुलेशन एज टू टाइम, ये नहीं पढ़ाया। मैंने ये बताया कंडीशंस और वारंटीज का मतलब क्या है, तो होमवर्क में आप पहले तो ये टॉपिक अच्छे से पढ़ के आओगे। स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, रिप्रेजेंटेशंस क्या होती हैं, स्टिपुलेशंस क्या होती हैं। स्टिपुलेशंस में से कुछ चीजें बनती हैं कंडीशन और कुछ चीजें बनती हैं वारंटी, ये सारे पॉइंट्स आप रीड करके आओगे। कंडीशन और वारंटी के डिफरेंस क्या है, डिफरेंसेस रीड करके आओगे। कंडीशन कब वारंटी बनती है ये भी अभी हमने रीड नहीं किया, आई विल कवर दिस इन टुमारोज क्लास। दिस वी हैव डन। एक्सप्रेस कंडीशंस क्या होती हैं, इंप्लाइड कंडीशंस क्या होती हैं, एंड 7 इंप्लाइड कंडीशंस, जिनमें से कि कोई एक 6 मार्क्स की केस स्टडी आनी है, एंड इट कैन बी अ कंपल्सरी क्वेश्चन, मेनी टाइम्स इट हैज बीन अ कंपल्सरी क्वेश्चन। ये आप लोग अच्छे से रीड करके आओगे टिल दिस पॉइंट। ठीक है, कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे, अभी हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। चलो जी। हाँ जी, स्टडी मटेरियल में टोटल 4 क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, याद होगा आपको। बताना मुझे सेकंड फर्स्ट केस में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है? वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि कैश प्लस साइन अलाउड है। ठीक है, फोर्थ में भी बताना एक बार किस किस टाइप की गुड्स हैं। पेरिश में भी good है। कौन सा? उसकी टाइप फर्स्ट केस में असर्टेन गुड्स, सेकंड केस में अनसर्टेन, और लास्ट केस में फ्यूचर गुड्स। ठीक है, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में से सेकंड अभी मैं सॉल्व करूंगी, थर्ड सबने मुझे लिख के चेक करवाना है। राइट, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे।
ए ने अग्री किया, पहले आप पढ़ो और बताओ कौन सा सेक्शन अप्लाई हो रहा है आपके अकॉर्डिंग। सेक्शन 7 है। एक बताओ। अच्छा, कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है? सेक्शन नहीं, एक नहीं है। आकाश में कौन सा सेक्शन है? पढ़ लिया सबने क्वेश्चन? देखो क्या हुआ है, ए ने बी से प्रॉमिस किया कि वो उसे 100 बैग्स ऑफ शुगर सेल करेगा, और जो शुगर है वो शिप से आ रही है ऑस्ट्रेलिया से, और 2 मंथ्स के अंदर अंदर वो पहुंच जाएगी। अननोन टू बोथ द पार्टीज, दोनों को पता ही नहीं है। जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे उस दिन शिप ऑलरेडी संक हो चुकी है, शिप डूब चुकी है। तो इस केस में क्या बी का कोई राइट बनता है ए के अगेंस्ट? नहीं बनता। हमने पढ़ा सेक्शन 7, डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स बिफोर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले ही गुड्स क्या हो चुकी हैं? डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, तो इसमें उसका कोई भी राइट नहीं बनता। देखो जी आंसर राइटिंग कैसे करेंगे। स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2। क्या हुआ? ले जाओ, बाद में मेरे से कमेंट्स ले लेना। तुम्हारी कौन सी नोटबुक है? तेरा मुझे नाम भी नहीं लिखा हुआ नोटबुक में। देखो, एक भी लाइन नहीं ड्रॉप इतने पूरे आंसर में। बहुत गंदी प्रेजेंटेशन है। सेम, सेम हाल है हर्ष की भी। बच्चे ऐसे नहीं पास हो गए, जेन्युइनली नहीं होंगे। प्लीज पहले तो ना आलसपन छोड़ दो। बहुत सारे बच्चों का ना आंसर ठीक है, पर इतनी आलसी अप्रोच है आंसर करने में। अगर तुम इतने लीस्ट इंटरेस्टेड हो पास होने में, तो एग्जामिनर भी तुम्हें क्यों पास करेगा? पता है, नोटबुक देख के पता चलता है कि तुम पास होने के लिए मरे जा रहे हो कि नहीं। और जो पास होने के लिए मरे जा रहा है बस वही पास होता है। तुम्हारे आंसर में तुम्हारा पैशन दिखना चाहिए ना। अगर तुम्हारे आंसर में तुम्हारा पैशन ही नहीं दिख रहा, तुम इसे टाइम पास एक्टिविटी ले रहे हो, तो उनके अकॉर्डिंग तुम उतने सीरियस हो ही नहीं, वो किसी और को बना देंगे सीए। कोई कमी थोड़ी है। इतनी सप्लाई है इंडिया में, कितनी पॉपुलेशन है, इतने लोग बनना चाहते हैं, इतने लोग पेपर दे रहे हैं। प्लीज आलस छोड़ दो। तुम्हें कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट लगती है कि मैं, मुझे आता तो है बस मैं करूंगा नहीं, पर पता नहीं क्या एटीट्यूड है। प्लीज लीव दैट, प्लीज लीव दैट। सच्ची बहुत बुरा लगेगा लाइफ में जब पहली बार फेल हो गए, इफ यू विल नॉट चेंज दिस। जब इंटेलिजेंट बच्चा फेल होता है हमें भी दुख होता है, और ऑब्वियसली आपको भी दुख होगा। बस मुझे वो चीज पहले दिख रही है, आपको भी दिख नहीं रही है। गेट सीरियस इन लाइफ, गेट सीरियस इन स्टडीज, और लीव इट, और एंजॉय बीकॉम। देखो सेकंड क्वेश्चन, अब मुझे कल सबने प्रॉपरली करके दिखाना है। सबसे पहले अपने आंसर को हम एक टाइटल देंगे। जो भी टॉपिक है वो हमारा मेन टाइटल बनेगा, जिससे कि एग्जामिनर को पता चलेगा कि हमें टॉपिक आता है। टाइटल है डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। व्हाट इफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का सब, देखो वर्ड यूज करने का स्टाइल, सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया। जिस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था वो चीज ही डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक है, एग्जैक्टली यही लैंग्वेज है बुक की, अगर आप बुक में पढ़ोगे। फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, if the goods have
perished before contract of sale. अगर गुड्स पेरिश हो चुकी हैं कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले, so as they no longer answer its description, कि वो अपनी डिस्क्रिप्शन को जस्टिफाई ही नहीं कर पा रही। unknown to both parties, और दोनों को इसके बारे में नहीं पता। The agreement shall stand void। जब ये वाली लैंग्वेज लिखोगे तो पूरे नंबर आएंगे। जो भी टॉपिक है पहले उसका टाइटल दो कि मेन इसमें कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे सेक्शन 7 अप्लाई हो रहा था कि गुड्स डिस्ट्रॉय हो गई हैं कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले। फिर एक्ट का नाम बताया कि हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट के रूल्स बता रहे हैं। गुड्स पेरिश हो गई हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले, हमने उसका मीनिंग भी याद किया था। पेरिश होने का मतलब दे नो लॉन्गर आंसर टू इट्स डिस्क्रिप्शन। और देखो साथ में मैंने नया वर्ड क्या लिखा अभी, अननोन टू बोथ द पार्टीज। मान लो सेलर को पहले से ही पता था कि गुड्स पेरिश हो गई और वो फिर भी सेल कर रहा है, उस केस में तो क्या है, फ्रॉड है। ठीक है, कहते दोनों पार्टीज को नहीं पता था, तब अग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड। तो ये अब हमने लॉ बता दिया। फिर अब हम बताएंगे कि इस केस में हुआ क्या है। फैक्ट ऑफ द केस, इस केस में ए ने बी को शुगर सेल की है जो कि अभी शिप से आ रही है और शिप ऑलरेडी संक हो चुकी है। इन द करंट केस A has sold sugar to B arriving on a ship. However, unknown to both parties, ship has already sunk. कंक्लूजन, हमेशा कंक्लूजन लिखने से पहले आंसर क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ेंगे। एग्जामिनर एक्चुअली क्या सुनना क्या चाहता है, उन्होंने क्या पूछा है हमसे। देखो, क्या बी का ए के अगेंस्ट कोई राइट है, हमेशा लास्ट लाइन पढ़नी है। क्या बी का कोई राइट है ए के अगेंस्ट, नहीं। दिस अग्रीमेंट इज void and thus B has no right or remedy against it। अगर आपके आंसर में ये वर्ड नहीं है कि उसके पास कोई राइट नहीं है, आपने एक नंबर तो ऐसे ही कटवा लिया, सब कुछ ठीक करके भी कटवा लिया। जो उन्होंने पूछा आपको एग्जैक्टली उसी चीज का आंसर देना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। नहीं करवाती हूँ ये भी, पढ़ो बताओ कौन से टॉपिक से है। इट हैज बीन रिपीटेड 4 टाइम्स। सेक्शन 9 भी अप्लाई कर सकते हो, सेक्शन 4 भी अप्लाई कर सकते हो, दोनों ठीक है। बेटर वुड बी सेक्शन 9। ठीक है, सेक्शन 4 में भी बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में प्राइस एग्जिस्ट करना जरूरी है, बायर ने सेलर को प्राइस देना होता है। सेक्शन 9 बताता है कि प्राइस कैसे पता चलता है। ठीक है, तो दोनों चीजों को आप रेफर कर सकते हो, बट यस बेटर वुड बी सेक्शन नंबर 9। लेट्स सी हाउ टू राइट दिस।
स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 3। एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, a contract of sale is where the seller delivers goods to buyer for a price with an intent to transfer the property. सेल ऑफ गुड्स के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है? सेलर बायर को गुड्स की डिलीवरी करता है। किस चीज के लिए करता है? प्राइस के लिए। उसका मेन मकसद होता है प्राइस अर्न, और इंटेंट होता है प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना। एज पर सेक्शन 9, सर्टेनमेंट ऑफ प्राइस, सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग as per section 9 ascertainment of price, price may be agreed between the parties और या तो पार्टीज प्राइस अग्री करती हैं price may be determined as per course of dealings, मतलब कि उनके कंडक्ट से पता चल जाता है वो किस तरीके से डील कर रही है, उससे पता चल जाता है कि प्राइस क्या हो। या फिर price may be determined as per the manner agreed between seller and buyer। कई बार वो कोई तरीका डिसाइड करती हैं कि हम किस तरीके से प्राइस पता करेंगे। तो यहाँ पे रोल आ गया वैल्यूअर का। तो प्राइस अग्री किया जा सकता है, कोर्स ऑफ डीलिंग से पता चल सकता है, या फिर कोई तरीका पार्टी डिसाइड करते हैं कि प्राइस कैसे पता करें। अपने मेन वर्ड्स को हाईलाइट करो, एक एग्जामिनर का काम आसान बनाओ। वो तुम्हें पास नहीं करना चाहता, तुम पास होना चाहते हो। ठीक है, पूरा सेक्शन एक्सप्लेन किया, फिर लिखेंगे इस केस में क्या हुआ। इन द करंट केस X contracted to sell his car to Y, but the parties did not discuss the price at all। उन्होंने क्वेश्चन में एग्जैक्टली ये लैंग्वेज यूज की है, मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज को ही कॉपी किया है। पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कार सेल करने के लिए, बट उन्होंने प्राइस डिस्कस ही नहीं किया। कंक्लूजन, ध्यान से देखेंगे और वो हमसे क्या पूछना क्या चाहते हैं। क्या वाई कार डिमांड कर सकता है? नहीं कर सकता ना। सो
if the price cannot be determined by course of dealing between the parties, अगर पार्टीज के कंडक्ट से कुछ भी पता नहीं चल रहा, देखो उन्होंने ये तो हमें बता दिया कि उन्होंने आपस में डिस्कस नहीं किया, पर ये तो नहीं बताया कि कंडक्ट से कुछ पता चल रहा है कि नहीं। 3 पॉइंट्स है ना। पहला पॉइंट है कि पार्टीज आपस में अग्री करेंगी, दूसरा पॉइंट है कि कोई तरीका डिसाइड करेंगे, तीसरा पॉइंट हम उनके कंडक्ट से इन्फर करेंगे। पहला और दूसरा तो पक्का नहीं अप्लाई हो रहा, तीसरा हमें पता ही नहीं है, तो हम बोलेंगे अगर इस तरीके से भी नहीं पता चल सकता तो वाई कैन नॉट डिमांड द कार। बार बार लिखोगे तभी याद होगा। तो होमवर्क है आपका, पहले तो यूनिट 2 जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं वो सारे रीड करके आने हैं। उसके बाद सब लोग मुझे रिव्यू करवाएंगे पीवाईक्यू का क्वेश्चन नंबर 2 और 3, दोनों अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं। 2 और 4, ठीक है जी। ये दोनों सब लोगों ने सॉल्व करके आने हैं। बाय, टेक केयर। एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा मैम क्या हम इसमें इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस या बायलेटरल मिस्टेक लिख सकते हैं। तो एक्चुअली आपके भी दिमाग में ये आ सकता है कि मैम ये तो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ही है, जब शिप ही डूब गई तो कहाँ से गुड्स दें। पर जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा ना, ऐसा बहुत बार पॉसिबल है कि आपको लगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी अप्लाई हो रहा है, पार्टनरशिप एक्ट भी लग रहा है, और ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि आपको लगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी अप्लाई हो रहा है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी अप्लाई हो रहा है। तो क्वेश्चन ही दोबारा पढ़ना, क्वेश्चन में लिखा होता है कि कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग आंसर करो। तो जब उन्होंने बोल दिया कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अकॉर्डिंग बताओ, तो आप ये सेक्शन इसलिए रेफर नहीं कर सकते, और वो हमेशा बताएंगे कि कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग बताओ। हाँ जी। ओके सुनैना।